8 इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर, अंतरण का प्रभाव। ठीक है, जो कुछ भी ट्रांसफरर का है, राइट और लायबिलिटी दोनों ट्रांसफरी के पास पहुंचे। आ रही है बात समझ? अब एक लैटिन का मैगजीन है, मैं इंग्लिश में बोलता हूं क्योंकि लैटिन के मैगजीन जरा जल्दी बिसरा जाते हैं, लेकिन उनका इंग्लिश वर्जन हमेशा याद रखें। तो पहली बात तो ये समझे कि टीपी एक्ट बाद में पढ़ा जाएगा, पहले वो लिखत पढ़ी जाएगी कि तुम दोनों के बीच में क्या है। जब वो इंस्ट्रूमेंट साइलेंट होगा अगर किसी पॉइंट, तो हमें टीपी एक्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक प्रिंसिपल है, एक 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 मैगजीन है कि एक्सेसरी फॉलोज द प्रिंसिपल्स। कोई लोग एक्सेसरीज बोलते हैं, कुछ लोग एक्सेसरीज बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में उसे एक्सेसरीज बोलते हैं, ब्रिटिश एक्सेंट में उसे एक्सेसरीज बोलते हैं। तो अब तुम चाहेंगे सुनाना, एक्सेसरीज फॉलोज द प्रिंसिपल। मोटरसाइकिल में एसेसरी क्या क्या है? लेग गार्ड, वो कंपनी से नहीं आती, तो आपको लगवाना पड़ेगा, आपके पैसे से लगता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंपनी से नहीं आती, आपको लगवानी, वो एसेसरी। उस बाइक की हेडलाइट उसकी एसेसरी है, चलने के लिए जरूरी नहीं है, एसेसरी तो ही। अगर हेडलाइट नहीं, मेरे लोग चला रहे, हेडलाइट है ही नहीं, गाड़ी चल रही है। कुछ तो इतने कलाकार हैं कि हम देखते हैं जब रास्ते पे तो पीछे वालों मोबाइल की टॉर्च जलाए और आगे वालों चला चलो यार। जिंदगी का खेल समझ रखा है, कोई पीछे से दे जाएगा पता ही नहीं लगेगा रात को कौन है, देखा आते तुम नंबरों नहीं नोट कर पाओगे। हमने तो सही कमाने अपनी गाड़ी में डैश कैम लगवा। खैर, तो सेक्शन 8 में ये बताया गया है कि जब हम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं तो आफ्टर ऑल उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एक सिंपल वर्ड में तो ये इफेक्ट पड़ता है कि ट्रांसफरर के जितने भी राइट थे वो सब ट्रांसफरी में जाकर वेस्ट मतलब समझते हैं, निहित हो जाएंगे। निहित हो जाएंगे मतलब वो उसके हो जाएंगे, राइट भी और लायबिलिटी, और जितनी उस प्रॉपर्टी के साथ एसेसरीज जुड़ी हुई जैसे लाइट फिटिंग, और जितने भी इसके साथ ईजमेंट जुड़े हुए हैं, राइट टू वे, राइट टू एयर, राइट टू लाइट, जितने भी इसकी एसेसरीज ही तो है ये सब। और एसेसरीज फॉलोज द प्रिंसिपल, कि जहां प्रिंसिपल जाएगा वहां एसेसरी भी जाएंगे। मोटरसाइकिल तुम बेचो, हेडलाइट निकाल लो, लेग गार्ड निकाल लो, सीट निकाल लो, कि चल तो रही है, लगाओ किक, देखो हो गई स्टार्ट। वो सारी एसेसरीज हमेशा प्रिंसिपल क्या है? मोटरसाइकिल, उसके साथ ही ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी। मान लो ये हॉल है, मैं इसका ओनर हूं और ये मैंने किसी को किराए पर दे रखा है। इसके बाद यही हॉल मैं किसी को बेच दूं, ठीक है? तो आज मैंने बेच दिया,
आज तक का रेंट हम लेंगे, लेकिन आज से बाद के रेंट ट्रांसफर। समझ में आ रही है बात? जितने भी उसके बेनिफिट हैं, ट्रांसफर की डेट के बाद वो किसमें वेस्ट हो जाएंगे जाके? ट्रांसफर। ठीक है। और जितनी उसकी एसेसरीज हैं, ईजमेंट्स हैं, एसेसरीज होती हैं, ईजमेंट होते हैं, हर प्रॉपर्टी में एसेसरी होती है। मूवेबल में तो एसेसरी जितनी लगाए चाहो तो एसेसरीज फॉलोज द प्रिंसिपल। जहाँ प्रिंसिपल जाएगा वहाँ उसकी एसेसरीज उसके साथ जाएगी। इमूवेबल है तो उसके ईजमेंट जितने भी होंगे वो प्रॉपर्टी के साथ चले जाएंगे। जैसे कल अपन पढ़ रहे थे कि ईजमेंट अलग हो ही नहीं सकता प्रॉपर्टी से। तो जब ईजमेंट डोमिनेंट हेरिटेज से सेपरेट नहीं हो सकता तो सेपरेटली ट्रांसफर कैसे हो सकता? वो तो प्रॉपर्टी के साथ ही जाएगा। ऐसा याद हो अगर हमने कल बताया तो सेक्शन 6 पढ़ा रही है। Unless a different intention is expressed or necessarily implied, अगर कोई शर्तें वर्तें नहीं लगी हो, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कोई शर्त नहीं लगी है, तो लिखा है अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पासेस फोर्थ विथ आगे टू द ट्रांसफरी। किसको आगे? किसको? ट्रांसफर। ऑल द इंटरेस्ट विच द ट्रांसफरर इज देन कैपेबल ऑफ पासिंग इन द प्रॉपर्टी, जितना उसका राइट है देने का, ये भी ध्यान रखें। लीजी को पूरा राइट नहीं है कि वो सब लीज कर दे, लिमिटेड राइट है कि वो सब लीज कर दे। तो इंटरेस्ट विच द ट्रांसफरर इज देन कैपेबल ऑफ पासिंग इन द प्रॉपर्टी एंड इन द लीगल इंसिडेंट्स, अब लीगल इंसिडेंट में हम इन्हीं को हम बार बार कह रहे हैं एसेसरी, लेकिन एसेसरी थोड़ा हम उसको कॉम्पैक्ट कर रहे हैं। लीगल इंसिडेंट तो ये भी है कि ये किराए पे चल रही है, तो जो किराया आ रहा है वो लीगल इंसिडेंट नहीं है इसका। अगर हम ओनर नहीं होते तो किराया ले लेते क्या? अब हमने ये प्रॉपर्टी विष्णु को ट्रांसफर कर दी, तो ये जो इंसिडेंट है, जो उसके परिणाम, जब एक चीज आती है तो कई चीजें लेके आती है। तो अब आगे से विष्णु हो गए तो किराएदार से किराया कौन लेगा? क्योंकि वो उसका लीगल इंसिडेंट है, वो भी ट्रांसफर। फिर आगे लिखा है सच। अब इंसिडेंट में क्या क्या इंक्लूड है ये देखो। सच इंसिडेंट्स इंक्लूड वेयर द प्रॉपर्टी इज लैंड, अगर वो लैंड है तो क्या क्या? द ईजमेंट्स एनेक्स्ड देयर, जितने उस लैंड के साथ ईजमेंट्री राइट जुड़े हुए हैं, रास्ते का अधिकार और व्हाटएवर, वो सब उसके साथ। द रेंट एंड प्रॉफिट देयर ऑफ, और उससे जो किराया मिल रहा है या जो लाभ हो रहा है वो भी ट्रांसफर की डेट के बाद ट्रांसफर बनेगा। ठीक है। एंड ऑल द थिंग्स, सॉरी, द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स देयर ऑफ अक्रूइंग, जो मिलेंगे तब ट्रांसफर जब, एंड ऑल थिंग्स, सारी वस्तुएं अटैच टू द अर्थ। ठीक है। जैसे जब तुमने खेत बेचा तो उसमें ट्यूबवेल था,
यानी ट्यूबवेल हमारा और खेत तुम्हारा। ये क्या बात है? लेना पसंद करोगे तुम? कोई लेना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ट्यूबवेल तुम्हारा, तुम रोज हमारे खेत में आओगे, तो फिर हमारे खेत में तुम जबरदस्ती एनक्रोचमेंट करोगे? नहीं, वो उसका लीगल इंसिडेंस है कि अपने प्रॉपर्टी खरीदी है, उसमें कुआं है, तो वो कुआं उसका लीगल इंसिडेंट है, वो मेरे पास ही आएगा। आ रहा है समझ में? तो एंड ऑल थिंग्स अटैच टू द अर्थ एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज मशीनरी। अब थ्रेशर लगाएगा गाँव में, तो थ्रेशर को फिक्स करके लगाने लगे। अब पहले अपन लोग उठा ले जाते थे, अब लोगों ने वही खेतों में ही फिक्स करके उनको वहीं लगा रखा है। नहीं सर, कहाँ उठा के ले जाओ घरों, वहीं फिक्स कर रहा है। तो थ्रेशर जो होता है वो फिक्स होता है जमीन, या गेहूं पीसने की चक्की जमीन में फिक्स होती है। अगर जमीन में फिक्स नहीं होएगी तो वो चल नहीं पाएगी, वो तो गिर ही पड़ेगी, तो इतना वेट उसमें होता है पत्थर वत्थर का। तो अब ये देखना कि वो अटैच टू अर्थ है, लेकिन उसके कुछ पार्ट मूवेबल भी है। नहीं है? बताओ, तुम चक्की खोल लो, पार्ट निकाल लो, बाकी पीछे वाले वे तो इमूवेबल है, वो मूवेबल है। बाको सूपा निकाल लो, वो तो मूवेबल है? तो क्या उन्हें हम मूवेबल ही मानेंगे या इमूवेबल की कैटेगरी में रखेंगे? या हम तुम्हें चक्की बेच रहे हैं, ठीक है, और पार्ट निकाल रहे हैं, चक्की में पार्ट नहीं होंगे, पैसे होगा ऐसे? नहीं समझ में? तो क्या लिखा है? मैं फिर शुरू से बताऊं। सच इंसिडेंट्स इंक्लूड वेयर द प्रॉपर्टी इज लैंड द ईजमेंट एंड एक्सपियर टू, उस जमीन से जुड़े हुए जितने भी सुखाधिकार हैं, ईजमेंट है, वो चले जाएंगे। द रेंट, आगे से रेंट भी ट्रांसफर ही कोई मिलेगा। प्रॉफिट, ट्रांसफर की डेट के बाद प्रॉफिट जितनी है वो सब ट्रांसफर ही को मिलेगी, है जो भविष्य में आने वाली है, अक्रूइंग है। एंड ऑल, लेकिन मिलेंगी कब? ट्रांसफर के बाद। यहां भी बड़ा लोचा है। अब आगे आएंगे सेक्शन तो तुम्हें फिर याद आएगा। हमने 16 तारीख को प्रॉपर्टी इन्हें ट्रांसफर करी थी सुनील को, एक मकान, वहां में किराएदार है, इनने कहीं किराएदार बना रहे हैं, तो आप तो मैं बेच, आप बेची 16 तारीख और किराया मिलेगा 1 तारीख। अब वो रखे हुए 16 तक हम सर महीने का किराया आएगा, उसका पोर्शन कर लो, कितने दिन तुम्हारा, तुम स्वामित्व में रहे उतने दिन का तुम ले लो, और ट्रांसफर के बाद 16 तारीख के बाद 17 से जो बेनिफिट हो किराया है हम लेने लगे हैं। थोड़ा सा इसमें आगे सेक्शंस पढ़ाएंगे तो तुम्हें ये याद आएगा। और आगे इन सेक्शंस में कुछ सेक्शन है आगे बहुत अच्छे अच्छे, जिनमें ये बात तुम्हें याद आएगी कि हाँ सर ये वहाँ पढ़ के आए, वो अब तुम्हें याद आएगा। ठीक है, फिर लिखा है वेयर द प्रॉपर्टीज मशीनरी अटैच टू इट। कौन सी मशीनरी? जो जमीन से जुड़ी हुई है। तो उसके क्या लिखा है? मूवेबल पार्ट, जमीन से जुड़ी हुई चीज है, मशीनरी है। तो कोई बात कि तुम आगे पंखे ही निकाल ले गए थ्रेसर को, तब वो थ्रेसर का रहो
तो उसकी मुख्य चीज है। थ्रेशर में पंखा निकाल ले गए तो थ्रेशर में फिर क्या बचा? नहीं, वो साथ में। फिर आगे क्या लिखा? ये तो हो गया, खिड़की दरवाजे ये तो सब हो गए ना। अब आइए डेट। ऋण भी ट्रांसफर होता है, तो एक्शनेबल क्लेम ऋण नहीं है। ऋण डेट चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे वो अनसिक्योर्ड हो, ट्रांसफर किया जा सकता। ठीक है। जैसे मैंने विष्णु से 10 लाख रुपए 2 रुपए सैकड़े के ब्याज पर लिए। ठीक है। एक दिन विष्णु आए, हम ब्याज टाइम पे दे रहे हैं। विष्णु आए कि सर हमें पैसे की जरूरत और अब हमारा पैसा अरेंजमेंट, हमें विष्णु यार हमें तो डेट नहीं आएगी और या हमारे पास अभी इतनी व्यवस्था नहीं है कि 10 लाख रुपया मैं ब्याज की हम कमाए चुकाएंगे। तो विष्णु ने कहा तो फिर हम विष्णु गए शिवम के पास, ये ऋण है मेरा 10 लाख रुपए का, 2 रुपए सैकड़े के ब्याज का, जो मैंने सर को दिया हुआ है। ठीक है, ये लिखा है क्लियर? तुमने देखा, हाँ सर के सिग्नेचर है, लिखा सर। अब तुमने खरीदे। ठीक है। तो अब जो ब्याज होगा, मूलधन तो तुम्हें मिलेगा क्योंकि पूरा मूलधन तुम्हें ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर की डेट के बाद का ब्याज भी तो नहीं मिलेगा, वो लीगल इंसिडेंट नहीं है। ट्रांसफर की डेट के पहले का ये ले लेंगे, ट्रांसफर की डेट के बाद का तुम ले लोगे। लेकिन अगर दोनों में कोई कंप्रोमाइज है कि नहीं यार करंट महीने का तुम ले लेना, बाकी फिर हम आगे से। अगर ये मिड मंथ में ट्रांसफर हुआ है, जैसे 10 तारीख को हुआ है, तो 3 हिस्सा कर लो, 1 हिस्सा हमें दे दो, 2 हिस्सा तुम ले लो। 10 तारीख को ट्रांसफर हुआ, ठीक है, किराया है 900 रुपए। 10 तारीख को मैंने तुम्हें ट्रांसफर कर दिया, तो 10 तारीख तक का किराया तो हमारा हुआ ना। अब किराया है 900 रुपए, ट्रांसफर 10 तारीख को हो गया, 10 तारीख के बाद बेनिफिट विष्णु को। हेलो, अब महीना 30 दिन का मान लो मोटा मोटी ऐसे, तो 3 हिस्से करो 900 रुपए, 300 हम ले लेंगे और बाकी बाद 600 जो होंगे। ठीक है। फिर एक सेक्शन है इससे रिलेटेड बहुत प्यारा, आगे आएगा तो समझेंगे। वो पढ़ के लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं भाई। क्या है, हम कंफ्यूजन तुम्हारे रहने नहीं देंगे, चिंता मत। तो जहां कोई ऋण आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं या कोई अदर एक्शनेबल क्लेम आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ट्रांसफर के बाद का ब्याज है जो ऋण आप ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर की डेट के बाद का ब्याज ट्रांसफर। क्लियर? और क्या है? लेकिन जो ट्रांसफर से पहले की बकाया है, जैसे माने 6 महीना से किराया नहीं दो 900 रुपया के साथ, तो 9 छक्के से हुए 5400 रुपये हमारे बनते हैं कि नहीं बनते? और उसने दिए नहीं है, अब हम इनको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो फिर 5400 रुपया चाहिए। फिर विष्णु कैसे मिल जाएगी? इन्हें ट्रांसफर की डेट के बाद के एरियर मिलेंगे, पहले के एरियर जो हैं बकाया हैं वो इन्हें क्यों मिलेंगे?
वो तो ओनरशिप तब मुझ में वेस्ट थी ना। तो पढ़ो इसको। या एक्शनेबल क्लेम है, सिक्योर्ड एक्शनेबल क्लेम है। सिक्योर्ड, हमने तुम्हें बाइक दी कि तुम हमको 20,000 रुपये उधार दे दो और ये हमारी बाइक रख लो, प्लेस कर, ठीक है। अब यहां पर बाइक हो गई सिक्योरिटी, हो गई कि नहीं? क्या ये एक्शनेबल क्लेम नहीं है कि ये हमसे पैसा वसूल कर सके और हम ना दे तो इनको ये अधिकार है कि बाइक बिकवाने, कोर्ट में जाए, सूट लगाए और कहें कि साहब ये बिकवाओ बाइक को और हमारा पैसा हमको दिलवाओ। इज दैट क्लियर? चल, अब इनको लगा कि यार, इनने हमसे कहा कि यार पैसे दो, हमें जरूरत है 20,000 रुपये, ब्याज हो गया 5,000, 25 दो हमें, ये बाइक अपनी रिडीम कराओ, अपनी बाइक को रिडीम कराओ। हमने 11 में हमारी जेब में नहीं है। तो बोले फिर हम किसी और को ट्रांसफर कर दो, ये तुम्हारी, तुम्हारे मुदित के पास क्या मुदित, ये बाइक ब्याज सहित 25,000 हो गए हैं, हमारे पास रखी है और तुम इसे अपने, हमें 25 दे दो और ये ऋण हम तुम्हें पूरा ट्रांसफर करे देते हैं। तो तुमने ऋण इनको ट्रांसफर कर दिया, बाइक अपने पास रख लोगे क्या? बोलो। जब आप एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके लिए जो सिक्योरिटी दी गई है वो भी तो तुम उसको दोगे, सामने वाले को, कि सामने वाले के पास क्या प्रूफ है कि ट्रांसफर हुआ? नहीं समझ गई है? डेट का ट्रांसफर हुआ, मेयर राइट ऑफ एक्शन ट्रांसफर। हाँ, तो डेट का ट्रांसफर हुआ तो उसमें आपको अगर कोई सिक्योरिटी, जैसे मान लो हमने एग्रीमेंट पे तुमसे पैसे लिए, ठीक है, कि तुम हमें 20 लाख रुपए दे दो, हमसे एग्रीमेंट कर लो, इतना इतना ब्याज, ठीक है। अब वो तुमने उतार दिया विष्णु के ऊपर, विष्णु ने तुम्हें पैसे दिए, तो वो जो एग्रीमेंट हमारे तुम्हारे बीच में हुआ था वो तुम विष्णु को नहीं दोगे? विष्णु के पास क्या एविडेंस रहेगा फिर? तो जहां कोई एक्शनेबल क्लेम है उसके लिए कोई सिक्योरिटी अगर दी गई है तो जब वो एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर होगा तो सिक्योरिटी उसके साथ। और आगे क्या लिखा? हाँ, इसमें ब्रैकेट में कुछ और, इसके ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है। अब क्या हुआ कि हम तुम्हारे पास आए, अपनी बाइक रख गए और 20,000 ले गए, ठीक है, और फिर हम आए 6 महीने बाद, यार भाई बाइक पे 20 होते हैं, तुम नहीं ले जाओ। अब हम 20,000 पहले वाले लेके पहुंचे कि लो रिडीम करो, क्योंकि दोनों डेट के लिए वो सिक्योरिटी। अब तुम अकेले 20 में रिडीम नहीं करा पाओ, रिडीम तभी करा पाओगे जब पूरा पैसा दे दोगे जो उस सिक्योरिटी पर तुम्हें दिया गया। लेकिन अगर उस सिक्योरिटी पर नहीं दिया गया है, ये भी ध्यान रखो, हमने नहीं कही कि तुम उस बाइक की सिक्योरिटी पे हमें 2,000 और 20,000 और दे, लेकिन वो प्रिजम्पशन यही है कि यही माना जाएगा कि तुमने एक ही सिक्योरिटी पे 2 लोन लिए, ये प्रिजम्पशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पढ़ाया था, है सेम सिक्योरिटी में कोई रिडीम। हाँ, बट नॉट एरिया। हाँ, ब्रैकेट में लिखी हुई बात समझ में आई। अब अगर एक डेट है और उसके लिए सिक्योरिटी है, हम डेट ट्रांसफर कर रहे हैं तो सिक्योरिटी भी ट्रांसफर होगी। अब 2 डेट है और एक सिक्योरिटी है, एक डेट हमने स्वयं को ट्रांसफर कर दिया
क्या सिक्योरिटी भी देंगे? क्योंकि हमारा भी तो एक डेट है। ब्रैकेट में लिखी हुई भाषा को पढ़ो क्या है? सिवाय जहां की वो है अन्य ऋणों के लिए भी है। आई बात समझ में? नहीं, तुम पे भी 20,000, हम पे भी 20,000 और एक ही हम पे ही है 20-20 हजार के 2 लोन है और सिक्योरिटी हमारे पास। ठीक है, हमने एक 20,000 का लोन तुम्हें ट्रांसफर कर दिया, तो जो सिक्योरिटी हमें दोनों लोन के लिए मिली थी वो हम तुम्हें थोड़ी दे देंगे, क्योंकि हमारा भी तो लोन है। लेकिन जब ये हमारी ड्यूटी होगी कि जब हम अपना वसूल करने निकलेंगे तब तुम्हें नोटिस। ठीक है, लेकिन ट्रांसफर की डेट से पहले का जो बकाया है उसके लिए वो एंटाइटल्ड। एक बार सेक्शन का पूरे में निगाह डालो। मनी वाला कौन? मनी और अदर प्रॉपर्टी यील्डिंग इनकम सबसे लास्ट। हाँ, वही हर वो वस्तु जो इनकम के नेचर की है, जिससे कोई इनकम आती है, कोई भी प्रॉपर्टी मूवेबल हो इमूवेबल हो, उससे जो इनकम आती है, जो मनी है, तो जो हम ट्रांसफर करेंगे किसी को वो इंसिडेंट है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर गई तो उससे होने वाले बेनिफिट सब चले गए। राशि आ गया समझ में? बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? एक्शनेबल क्लेम में सिक्योरिटी कैसे होती है? हाँ, जानते थे ये सवाल कोई ना कोई जरूर पूछेगा कि आप हमें से एक्शनेबल क्लेम पढ़ा रहे थे, तब ये कह रहे थे कि अनसिक्योर डेट होगा और यहाँ आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हो। लेकिन मैंने एक बात और बोली थी कि हर क्लेम एक्शनेबल होता है लेकिन ट्रांसफरेबल नहीं। अब अगर ये हमें प्लेज कर गए हैं या मोर्गेज कर गए हैं, वो भी एक्शनेबल नहीं है। कि अगर हमारे पैसे टाइम पे नहीं देंगे, हमें की प्रॉपर्टी जो हमें बंधक की गई है या मूवेबल है जो प्लेस की गई, हम कोर्ट में सूट ला के बिकवा नहीं देंगे उसको। नहीं बात समझ में? हम बिकवा नहीं देंगे उसको, तो ये एक्शनेबल नहीं हुआ। एक्शन तो हम इसके लिए भी ले रहे हैं ना कोर्ट ऑफ लॉ में। वहां जो परिभाषा है वो बड़ी कॉम्पैक्ट है, वो उनके बारे में बात कर रही है, उन एक्शनेबल क्लेम्स के बारे में जो किसी को ट्रांसफर किए जा। हर एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफरेबल नहीं होता। समझ में आई बात? नहीं तो फिर क्यों लिखते राइट टू सू, मेयर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर? लिखने की जरूरत ही नहीं थी, है ना? आप समझ में आई बात? सेक्शन में और क्या रह गया? और कुछ नहीं। सेक्शन 9 ओरल। 9 ओरल ट्रांसफर भी किया जा सकता। ठीक है, कब? जब कहीं किसी लॉ में ये ना लिखा हो कि लिखित होना चाहिए। ए प्रभु, धारा 17 रजिस्ट्रेशन है 17 या 49। हाँ,
उनमें बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, नहीं होगा तो कौन से है जिनका ऑप्शनल है। अमेंडमेंट ऐसा 70 ये भी है वो पढ़ लीजिए। अरे उसे पढ़ने में बड़ा मजा आता है। सेक्शन 49 में तो ये भी है अगर आपने नहीं कराया तो एविडेंस में यूज भी होगा। हाँ। चाहे कोई स्पेशल लॉ ये बोलता हो कि इसमें भी आप जा सकते हो। ठीक है, ओरल ट्रांसफर भी 99 रुपए तक का ओरल हो जाएगा। उसके बाद तो कानून ये कह रहा है कि साहब रिटेन और रजिस्टर्ड है। आगे बढ़ो।